Let's start with a polity discussion. आज हम लोग का फोकस रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो ये किस तरह का निकाय है, उसके आधार पर हमारा यह आज का चर्चा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नीति आयोग पे। क्वेश्चन नंबर 11 है नीति आयोग पे कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक वैधानिक निकाय है। इट इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। इट इज अ थिंक टैंक, ये एक थिंक टैंक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है 3 और 4। तो चलिए अब हम लोग इसी के आधार पे चर्चा को शुरू करते हैं। और पहला हमारा जो चर्चा है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको कि हम लोग संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो पहला हमारा डिस्कशन जो है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय। तो पहला चीज ये शुरू होता है, पूछा जाता है, यह जानने योग्य है कि संवैधानिक निकाय है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या। तो जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करेंगे, जब भी हम लोग संवैधानिक निकाय की बात करेंगे, तो याद रखिएगा इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये एक नेशनल बॉडी होता है। ये एक नेशनल बॉडी होता है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करेंगे, जब भी हम लोग संवैधानिक निकाय की बात करेंगे, तो इसका क्षेत्र यदि की बात करें, क्षेत्र के विस्तार की बात करें, जैसे आपका संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन, जैसे कि आपका फाइनेंस कमीशन, तो ये एक नेशनल बॉडी है। पूरे राष्ट्र स्तर पर ये एक राष्ट्रीय संस्था है। मींस सबसे बड़ा इसकी विशेषता ये होती है कि दिस इज अ नेशनल बॉडी, दिस इज अ नेशनल बॉडी। यह एक राष्ट्रीय संस्था है। राष्ट्रीय संस्था कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि इसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत पे है। जैसे कि आप यूपीएससी, वित्त आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये उदाहरण है। और सवाल ये उठता है कि ये नेशनल बॉडी क्यों है, ये राष्ट्रीय स्तर का संस्था क्यों है। वो इसलिए कि इसकी स्थापना इसकी गठन का प्रावधान संविधान में दिया हुआ है। कहने का मतलब है why it is a national body? It is a national body because its provisions, the process of setting up
It functions, powers, everything is mentioned in the Constitution. Everything is mentioned in the Constitution. सब कुछ संविधान में उल्लेख है। तो बच्चों, दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि चूंकि कुछ संस्थाओं का या चूंकि किसी संस्था का उल्लेख, प्रावधान, कार्य, शक्तियां संविधान में उल्लेख है, इसीलिए उसकी कार्यशैली, उसकी शक्तियां पूरे भारत पे विस्तृत है और इसीलिए इसको हम लोग नेशनल बॉडी कहते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जिसका उल्लेख आपके संविधान में दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग यदि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय की बात कर रहे हैं, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो जब भी याद रखिएगा बच्चों, चाहे कोई भी संस्था हो जिसका उल्लेख, जिसका प्रावधान, जिसका प्रोविजंस संविधान में दिया हो, वैसे संस्था की गठन की शक्ति, वैसे संस्था के गठन की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के हाथों में होता है। तो तीसरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज always set up by the president, is always set up by the president। तो जो संवैधानिक निकाय है हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। All the constitutional bodies are set up by the President of India। चौथा जो इसका महत्वपूर्ण है कि ऐसे संस्था के सदस्यों की नियुक्ति, ऐसे संस्थाओं की सदस्यता की नियुक्ति संवैधानिक निकाय के सदस्यों की नियुक्ति, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संवैधानिक निकाय के सदस्यों की नियुक्ति हमेशा भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो दूसरा आप कह सकते हैं, अपॉइंटमेंट इज ऑलवेज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट इज ऑलवेज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो सदस्य, पांचवा जो विशेषता है कि अभी हम लोग देखें कि इनकी सदस्यों की नियुक्ति इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर, चूंकि ये संवैधानिक निकाय है तो इनका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति हमेशा भारत के राष्ट्रपति द्वारा होगा। और जब इनको हटाया जाएगा तो हटाने की प्रक्रिया भी संविधान में वर्णित की जाएगी। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भले ही राष्ट्रपति हटा दे, भले ही राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करे, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयोग चूंकि एक संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग खुद संवैधानिक संस्था है, इसलिए मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया संविधान में वर्णित है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, rather the members of the constitutional body can only be removed by the process and the provisions as mentioned in the constitution। आप नहीं कह सकते हैं कि जब भी संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात हो, बच्चों याद रखिएगा, द टेन्योर एंड सर्विस ऑफ द मेंबर्स
are not dependent on the pleasure of the president. किसी भी संवैधानिक निकाय के सदस्य का पद, उनकी सुविधाएं, वेतन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होती। तो कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, और इस उदाहरण देखने से पहले सातवां जो विशेषता होता है, सातवां विशेषता, जब भी संवैधानिक निकाय होगा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, वो हर एक साल अपना एक रिपोर्ट देंगे, हर एक साल वो अपना रिपोर्ट देंगे। और ये रिपोर्ट जो है संसद के दोनों सदन में, ये रिपोर्ट जो है संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। The last characteristic of constitutional body is that they come out with their annual report, and the report is placed in both houses of the parliament. तो ये 7 विशेषताएं हैं बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, जो हमेशा आप लोग याद रखिएगा। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपका फाइनेंस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राजभाषा आयोग, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन। तो ये कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय हैं, इनका संविधान में उल्लेख होता है। तो याद रखिएगा, जब क्वेश्चन आप में आएगा, कल भी हम लोग वैसा क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी 1-2 क्वेश्चन वैसा होगा कि कौन कौन पद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। Which of the following members are in their office because of the pleasure of the president? तो याद रखिएगा, कभी भी संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति भले ही उनकी नियुक्ति करती है, और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करना आवश्यक है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप जो है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन राष्ट्रपति उनको हटा नहीं सकते। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा स्टूडेंट। हम लोग अभी तक देख रहे थे संवैधानिक निकाय, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे संवैधानिक निकाय, संवैधानिक। अब हम लोग बात करते हैं, एक है संवैधानिक, संवैधानिक संविधान में, एक है आपका संवैधानिक, और दूसरा एक बॉडी है जिसको हम लोग संविधिक कहते हैं, जिसको कि हम लोग संविधिक निकाय कहते हैं, जिसको कि हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जिसको कि हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको कि आप लोग संवैधानिक संवैधानिक कहते हैं, और दूसरा है संविधिक, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जिसको कि हम लोग
हिंदी में स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया बच्चों? बताएं, यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया विद्यार्थियों? ओके, चलिए अब हम लोग संविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। अब देखिए, हम लोग संविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इसको समझने के लिए दो शब्द समझिए। पहला शब्द है एक्ट। एक्ट को हिंदी में अधिनियम कहते हैं। पहला है एक्ट। एक्ट को अधिनियम कहते हैं और ये संसद में पारित होता है। संसद में कानून बनने से पहले जो प्रस्तावना संकल्प होती है उसको अधिनियम में बदला जाता है। जब पारित हो जाता है तो अधिनियम कहलाता है, एक्ट कहलाता है। और जब राष्ट्रपति इसको अनुमोदन दे देते हैं तो ये आपका कानून का रूप ले लेता है। जब संसद से कोई चीज पारित होता है उसको हम लोग अधिनियम कहते हैं या एक्ट कहते हैं। और जब राज्य विधानसभा, जैसे बिहार विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, यहां से कोई नियम पारित होता है जो बाद में बन के कानून बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं राज्य विधान। उसको कहते हैं हम लोग राज्य विधान और इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। देखा यह जाता है अक्सर कि कुछ खास कार्यों के लिए, कुछ खास काम के लिए, कुछ खास विशेषज्ञों की जरूरत होती है। जैसे कि आपके यहां अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने के लिए प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन क्यों खुला? प्लानिंग कमीशन का गठन क्यों हुआ? योजना आयोग का गठन क्यों हुआ? बोलिए बच्चों। योजना आयोग का गठन इसलिए हुआ कि भारत के अर्थव्यवस्था को एक दिशा देना था। और जो परंपरागत जो दफ्तर होते हैं, ऑफिस होते हैं, जो मंत्रालय होती है, वो एकजुट होके दिशा नहीं दे पाती। तो ऐसे एक ऑफिस की जरूरत है, ऐसे एक संस्था की जरूरत है, ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो सारे मंत्रालय, सारे संसाधन का समन्वय करे, कोऑर्डिनेशन करे और भारत के अर्थव्यवस्था को, भारत की इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को एक डायरेक्शन, गाइडलाइंस दे दे। और इसी कारण योजना आयोग का गठन हुआ। कहने का मतलब यह है बच्चों कि कभी कभी हम लोग को ऐसे संस्था की जरूरत पड़ती है जिसको किसी खास कार्य के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे संस्था का भी एक लीगल स्टैंडिंग होना चाहिए। तो ऐसे ही संस्था, कुछ ऐसे संस्था जो कि संसद के अधिनियम से, ऐसी संस्था जो संसद के अधिनियम से ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ओपन्ड
by an act of parliament or organization that are opened by state legislatures, organizations that are set up by state legislatures, वो संस्था जो किसी राज्य के विधान से जिसका गठन हो, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी या संविधिक निकाय कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अमरिंदर हैज अ डाउट, उनके डाउट को पढ़ देते हैं। गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बट ही वर्क्स ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय अमरिंदर, सो लेट्स रिमूव हिज डाउट। अभी तक हम लोग बात किए हैं संस्था, हम लोग बात किए हैं ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो राज्यपाल जो है पद है, नहीं कि संस्था है। तो वो संस्था जिसका उल्लेख संविधान में है, उसको हम लोग संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। गवर्नर इज अ पोस्ट, ये एक पद है, ठीक है। अमरिंदर, इज योर डाउट क्लियर? हम लोग संस्था की बात कर रहे हैं और संस्था के तहत पद की बात कर रहे हैं। यदि संवैधानिक सदस्यता, संवैधानिक संस्था के पद को आप अपने मर्जी पे हटाएंगे और लाएंगे, तब तो वो संस्था कभी काम कर ही नहीं पाएगी। इज अमरिंदर यू आर क्लियर? अमरिंदर क्लियर? प्लीज आंसर yes or no. Please answer. Okay sir, understood. Thank you. So right. So Amrinder, once again we are talking about statutory body. We are talking about संविधिक निकाय। संविधिक पद नहीं, नो, संविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो योर स्टैट्यूटरी बॉडी इज अ बॉडी formed by an act of parliament or it is formed by state legislature to perform certain functions, right? तो बच्चों, संविधिक निकाय ना कि पद। संविधिक निकाय एक ऐसी संस्था है जो किसी खास कार्य के लिए संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है, या जो किसी खास कार्य के लिए राज विधान के द्वारा गठन किया जाता है। समझ में आया बच्चों? टेल मी, समझ में आया? राइट। अब देखिए, एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाइए। मंत्री मंडलीय नियंत्रण, कैबिनेट कंट्रोल। बच्चों ये शब्द को देखिए, मंत्रिमंडलीय नियंत्रण, कैबिनेट कंट्रोल। स्टूडेंट्स प्लीज लुक एट दिस वर्ड्स, मंत्रिमंडलीय नियंत्रण या कैबिनेट कंट्रोल। बच्चों ये कॉन्सेप्ट जरा आईएएस कैटेगरी का है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए एंड आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं लाइक अमरिंदर, ठीक है। इसको
महाराष्ट्र के सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह ना समझे। क्वेश्चन एंड आंसर हैज टू बी देयर। तो बच्चों, मंत्रिमंडलीय नियंत्रण, कैबिनेट कंट्रोल, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मंत्रिमंडल, कैबिनेट किसके प्रति वो उत्तरदायी हैं? द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस पॉइंट को समझिए। तो जब भी संविधिक निकाय का गठन होगा, जब भी स्टैट्यूटरी बॉडी का सेटअप होगा, तो वो मंत्रिमंडल के द्वारा, वो आपके कैबिनेट के द्वारा किसी न किसी रूप में कंट्रोल में रहेगा। स्टैट्यूटरी बॉडीज आर इन सम और द अदर वे अंडर द कंट्रोल ऑफ कैबिनेट। मंत्रिमंडल का नियंत्रण संविधिक निकाय में होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय, संविधान का संस्था है, तो हमेशा आप देखेंगे वो ऑटोनमस होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। आपका इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र निकाय है, लेकिन प्लानिंग कमीशन आपका स्वतंत्र निकाय नहीं था। प्लानिंग कमीशन मंत्रिमंडल के नियंत्रण में था। तो दूसरा सबसे बड़ा अंतर जो आप देखते हैं, संविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में अंतर। द बिगेस्ट डिफरेंस यू फाइंड बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड द स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ में आया बच्चों ये पॉइंट? यस अमरिंदर, ओनली लोकसभा। मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। रट ले, समझ ले। यस, इस पॉइंट को समझ में आया बच्चों? इस पॉइंट को समझ में आया? हैव यू गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? ओके, नाउ सेकंड पॉइंट अबाउट संविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी का दूसरा विशेषता, नाउ स्टैट्यूटरी बॉडी, जब संविधिक निकाय का गठन होता है तो उस निकाय के लिए एक विधि बनता है। कहने का मतलब कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी हो, कोई भी संविधिक निकाय हो, तो वो अपने ही विधि द्वारा निर्दिष्ट होता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए प्लानिंग कमीशन एक संविधिक निकाय था, तो प्लानिंग कमीशन का एक अपना विधि था, प्लानिंग कमीशन का एक अपना लॉ था, और उसी लॉ और उसी विधि के द्वारा प्लानिंग कमीशन कार्य करती थी। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन में देखें, इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
उसकी अपनी विधि नहीं होती है, उसके कार्य का उल्लेख, द फंक्शंस आर वेल एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की कार्य पद्धति संविधान में उल्लेखित है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी भी एक विधि के तहत निर्देशित होती है, गाइडेड होती है। तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर है एक संविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में और एक स्टैट्यूटरी बॉडी में। समझ में आया बच्चों? समझ में आया पॉइंट? प्लीज डू लेट मी नो। समझ में आया बच्चों? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? ओके। अब देखिए, अब प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन इज हिस्ट्री इन इंडिया नाउ। तो सवाल उठता है कि संविधिक निकाय को उन्मूलन कैसे किया जाए, स्टैट्यूटरी बॉडी को खत्म कैसे किया जाए। आप कह रहे हैं योजना आयोग कैसे खत्म हो गया? तो संविधिक निकाय का उन्मूलन का बहुत सरल तरीका है। इट इज वेरी इजी टू इराडिकेट द स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पार्लियामेंट में संसद में सिंपल मेजॉरिटी समान बहुमत से संकल्प पारित करना है। So you can eradicate the statutory body by a simple majority in the parliament. आप एक समान बहुमत से, साधारण बहुमत से संसद में संविधिक निकाय का उन्मूलन कर सकते हैं। कुछ उदाहरण संविधिक निकाय का: CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, CAT। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, कैट, के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जब आप IAS बनेंगे और आपके नौकरी के लेके आपको प्रमोशन के लिए आपको कुछ परेशानी होगा, तो आप इसी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण। तो ये कुछ उदाहरण हैं संविधिक निकाय का, ये कुछ उदाहरण है आपके स्टैट्यूटरी बॉडी का। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? अब देखिए, अब सवाल उठता है कि ये तो अजीब हाल है जी, सरकार को मन किया तो कोई संस्था बना दी, दूसरे सरकार को मन किया तो संस्था हटा दी। ये मजाक बना के रखे हैं क्या? इज इट अ जोक? नहीं, इट इज नॉट अ जोक।
ये मजाक नहीं है, क्योंकि आपके अनुच्छेद 323A में, संविधान के अनुच्छेद 323 क में आपका आर्टिकल 323A में इस बात को कहा गया है कि संसद जो है विधि द्वारा ट्रायल के आधार पर किसी प्राधिकरण का गठन कर सकता है। सो आप यदि योजना आयोग बनाए, गुड। योजना आयोग यदि आप खत्म कर रहे हैं तो ये संविधान में इसकी प्रावधान है। What is the provision in the Constitution? The provision in the Constitution is Article 323A, अनुच्छेद 323 क, जिसके अनुसार आप न्यायिक प्राधिकरण को ट्रायल के आधार पर चालू कर सकते हैं। So this is very important point बच्चों, this is very important point। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एलिमिनेशन नहीं कर सकते। आप संवैधानिक निकाय का उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। आप साधारण बहुमत से संवैधानिक निकाय को खत्म नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को खत्म करने के लिए आपको संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर मेकिंग एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फॉर मेकिंग एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब देखिए, यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया बच्चों? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। कैन वी गो अहेड? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चलिए, अब हम लोग चलते हैं नियामकीय निकाय, रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी, अब तीसरे तरीके का जो बॉडी है, निकाय है, उसको हम लोग नियामकीय निकाय, रेगुलेटरी बॉडी। एग्जाम्पल देखिए, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है? आपके MBBS डिग्री की, मेडिकल डिग्री की मान्यता देती है। MCI क्या करती है? किसी हॉस्पिटल में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना बेड होना चाहिए, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, किस मानक से आप किसी भी मरीज से आप मिलेंगे, ऑपरेशन करने का क्या क्या तरीका होना चाहिए, तो सारा मानक जो है भारत में मेडिकल साइंस के लिए या हॉस्पिटल के लिए ये नियमित करती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को आप रेगुलेटरी बॉडी कह सकते हैं या नियामकीय निकाय कह सकते हैं। अब सवाल उठता है बच्चों कि इनकी विशेषता क्या होती है? सवाल ये उठता है बच्चों कि इनकी विशेषता क्या होती है? तो इनकी पहली विशेषता होती है ये नियाम किए होते हैं, ये रेगुलेटरी होते हैं। इनकी पहली विशेषता होती है कि ये रेगुलेटरी होते हैं, नियामकीय होते हैं। कहने का मतलब इनकी एक नियम होती है, इनकी ये दिशा निर्देश होती है
और पहले ये देखते हैं कि जो मानव गतिविधि है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो आपका संस्था की गतिविधियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है, वो एक तय मानक के अनुरूप चल रहा है कि नहीं। तो पहला विशेषता इनका नियामकीय रेगुलेटरी होता है। दूसरा होता है पर्यवेक्षणीय, जिसको कि ऑब्जर्वेशन कहते हैं, या ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब कि ये लोग देखते हैं, जैसे एनसीटी देखती है कि बीएड कॉलेज वाले सही रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, एमसीआई देखती है कि मेडिकल कॉलेज सही रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, आपकी एमसीआई देखती है कि डॉक्टरों को तनख्वाह सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं। इनका एक रूप पर्यवेक्षणीय भी होता है। अब ये उत्तरदायी किसके होते हैं? जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तरदायी होते हैं सिर्फ एक क्षेत्र में, हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय। एआईसीटी उत्तरदायी होती है एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय। तो एक जगह ये उत्तरदायी होते हैं, बाकी हर एक फील्ड में, क्षेत्र में ये स्वायत्त होते हैं। आप इनको बहुत हद तक ऑटोनोमस या स्वायत्त संस्थान भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एमसीआई उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय उसके लिए विधि बनाती है, उसके लिए लॉ बनाती है, लेकिन जो है इस लॉ के तहत वो रेगुलेटरी बॉडी, ये नियामकीय निकाय पूर्ण स्वस्थ होती है। दे आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, पूर्ण स्वायत्त होती है। राइट बच्चों? ओके। अच्छा, अगला देखेंगे इनकी विशेषता कि इस तरह के रेगुलेटरी बॉडी जो भी काम करते हैं उनकी समीक्षा होती है, इनका इवैल्यूएशन होता है, इनकी समीक्षा होती है, इनका इवैल्यूएशन होता है। ये क्या करते हैं? ये लोगों का हित देखते हैं कि सही डॉक्टर का क्या गुणवत्ता क्वालिफिकेशन होना चाहिए ताकि समाज और लोगों को लाभ मिल सके। तो ये नियामक प्रवृत्ति के ये जो है संस्था होती है। कुछ उदाहरण आपके यहां रेगुलेटरी बॉडी आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो ये कुछ आपके रेगुलेटरी बॉडी होते हैं। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया बच्चों? तो चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं। वो है आपका अर्ध न्यायिक निकाय या क्वाजी जुडिशियल बॉडी। वो है आपका अर्ध न्यायिक निकाय, जुडिशियल नहीं, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। अब देखिए आपके यहां कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग होते हैं,
जो न्यायालय है बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होते हैं। इसीलिए किसी खास काम के लिए, किसी खास क्षेत्र के लिए, किसी खास मकसद के लिए कुछ संस्थाएं होती हैं जिनके पास कानूनी शक्ति होती है, जिनके पास कानूनी शक्ति होती है और इनके पास कानूनी समाधान भी होता है, इनके पास कानूनी समाधान भी होता है और ये पनिशमेंट यानी दंड भी दे सकते हैं। कहने का मतलब न्यायालय के बोझ को कम करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में किसी खास कार्य के लिए एक ऐसी संस्था खुलती है जिसके पास कुछ कानूनी शक्तियां होती हैं, वो कानूनी समाधान भी देते हैं और जो लोग उनकी बात ना माने उनको ये दंड देने के लिए भी उनके पास शक्ति होती है। तो ऐसे संस्था से, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो आपका मेन लीगल बॉडी है जैसे कोर्ट है, उनका दबाव, प्रेशर कम पड़ जाता है। तो ऐसे संस्था को हम लोग अर्ध न्यायिक शक्ति या हम लोग क्वाजी जुडिशियल बॉडी कहते हैं, है ना। तो जैसे कि इसका उदाहरण है आपका उदाहरण है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, आपका CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, आपका इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण। तो ये कुछ निकाय होते हैं जिनके पास अर्ध न्यायिक शक्ति होती है, जिनके पास कुछ कानूनी शक्ति होती है। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, सो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट पार्ट खत्म हो गया। अब इसी के आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जरा 5 मिनट का अल्पकालीन जो है ब्रेक ले लेते हैं। वी कैन टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड विल रीअसेंबल इन अनदर 5 मिनट्स टू कैरी ऑन द नेक्स्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू।